फिनग्रो इनसाइट्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में कुछ लोग तो लगातार पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोग बस जुआ खेलते हुए लगते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और शेयर बाजार की दुनिया को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम किसी कंपनी का विश्लेषण करने के उस तरीके पर बात करेंगे जो बड़े बड़े निवेशक अपनाते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और हम इसे बहुत ही सरल अपने भारतीय उदाहरणों के साथ समझेंगे। चलिए तो फिर इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो बाजार को देखने के दो नजरिए हैं ना, एक है ज्योतिषी का और दूसरा किसान का। ये क्या है? हाँ, ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बीच का सबसे सरल फर्क है। ज्योतिषी का रास्ता है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा। अब ज्योतिषी क्या करता है? वो सिर्फ ग्रहों की चाल यानी चार्ट्स के पैटर्न देखता है और भविष्य बताता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि मंगल ग्रह पर पानी है या नहीं। बिल्कुल। उसका एक ही मंत्र है, भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज गॉड। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर हो जिसे जमीन की क्वालिटी से मतलब नहीं, वो बस ये देखता है कि मुंबई से बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं या नहीं। ट्रेंड है तो खरीदो, ट्रेंड टूटा तो बेच दो। एकदम सही पकड़ा आपने। और दूसरा है किसान का रास्ता, जो है फंडामेंटल एनालिसिस। किसान वो सिर्फ आसमान नहीं देखता, वो जमीन की जुताई करता है, मिट्टी परखता है, बीज की क्वालिटी देखता है। हाँ, और मॉनसून का अंदाजा लगाता है। वो बिजनेस की असली कीमत, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू खोज रहा है। यानी अगर हम पुणे में खेती की जमीन खरीद रहे हैं तो हम मिट्टी की जांच करेंगे, जो कंपनी के एसेट्स हुए। जी। पानी का स्रोत देखेंगे, जो हुआ कैश फ्लो। पैदावार देखेंगे, जो अर्निंग्स हुई। और सबसे जरूरी कागजात, जो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी हुई। बिल्कुल। एक फंडामेंटल निवेशक मानता है कि स्टॉक सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी आज क्या दाम लगा रहा है। लेकिन एक अच्छा किसान भी तो बुवाई से पहले मौसम का हाल देखता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक समझदार किसान मौसम का हाल जरूर देखता है, ताकि उसे पता चले कि बुआई का सही समय कब है। तो वैसे ही एक फंडामेंटल निवेशक सही एंट्री पॉइंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का सहारा ले सकता है। ले सकता है, और लेना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ चार्ट्स के भरोसे निवेश करना ऐसा है जैसे आप सिर्फ गाड़ी के पीछे वाले शीशे में देखकर आगे चला रहे हो। हाँ, आप ये तो देख सकते हैं कि कहाँ से आए हैं, पर ये नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें किसान की तरह सोचना है। अब जांच शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में ये जमीन है एनुअल रिपोर्ट, लेकिन वो तो सैकड़ों पन्नों का एक बहुत बोरिंग डॉक्यूमेंट होता है। यहीं पर तो असली जासूसी का काम शुरू होता है। एनुअल रिपोर्ट बिजनेस की जीवनी है। अगर किसी परिवार की असली हैसियत जाननी हो तो आप उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं देखते, आप उनके घर जाकर बड़ों से बात करते हैं। बिल्कुल। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना वैसा ही है। इसमें सिर्फ नंबर नहीं, मैनेजमेंट की आत्मा दिखती है। तो इस घर में घुसते ही सबसे पहले किससे मिलना है? सबसे पहले घर के मुखिया से, मतलब चेयरमैन के स्टेटमेंट से। यहां आपको शब्दों के पीछे का लहजा पकड़ना होता है। अच्छा, कैसे? एक ईमानदार मुखिया शायद कहेगा, इस साल हमें चुनौतियां मिली और हमारा टेक्सटाइल डिवीजन का दांव फेल हो गया। ये पढ़कर शायद थोड़ी चिंता हो, पर भरोसा भी जगता है कि मैनेजमेंट गलती मान रहा है। और एक घमंडी मुखिया? वो कहेगा, वैश्विक दिक्कतों के बावजूद हम डटे रहे, जबकि उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां 20% बढ़ गईं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, या MDA। ये कहानी और स्कोर कार्ड के बीच का पुल है। जी, ये बताता है कि चीजें क्यों हुई। जैसे हमारी सोसाइटी मीटिंग में सेक्रेटरी बताता है कि मेंटेनेंस बिल क्यों बढ़ा। हाँ, वजह जायज है या फिजूल खर्ची हुई है, ये देखना होता है। शानदार उदाहरण। और आखिर में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर की सैलरी पर नजर रखें। अच्छा, ये जरूरी है। बहुत। क्या कंपनी का मुनाफा 50% गिरा और MD की सैलरी दोगुनी हो गई? तो इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी को अपनी निजी तिजोरी समझ रहे हैं। बिल्कुल। ये लूटने वाली मानसिकता है। ठीक है, कहानी समझ आ गई, पर अब उस हिस्से पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डॉक्टर की तरह जो नब्ज, ब्लड प्रेशर और तापमान जांचता है। हाँ, और निवेशकों के लिए ये 3 जांच हैं: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी PNL, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसे समझने के लिए शर्मा जी के घर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट। ये शर्मा जी के परिवार की नेटवर्थ का एक स्नैपशॉट है, मतलब 31 मार्च की एक तस्वीर। हमारे पास क्या है, मतलब एसेट्स
और हमारी देनदारी क्या है, मतलब लायबिलिटीज। तो एक तरफ शर्मा जी का अपना पैसा जिसे हम इक्विटी कहेंगे, जी। और दूसरी तरफ उनका कर्ज जैसे होम लोन और किराना स्टोर का बिल। बिल्कुल, और यहाँ कर्ज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जेट एयरवेज और आरकॉम जैसी बड़ी कंपनियां सिर्फ ज्यादा कर्ज की वजह से ही डूबी। और दूसरी तरफ है एसेट्स, मतलब संपत्ति, घर, कार, किचन का अनाज। और पड़ोसी से जो पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स। और बैंक का कैश। इसमें ये रिसीवेबल्स मतलब उधारी का जाल एक बड़ा खतरा लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कागज पर अमीर, पर जेब खाली। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस। P&L, ये तो एक पूरी फिल्म की तरह है ना? हाँ, एक साल की कहानी बताती है, सैलरी स्लिप की तरह। कुल सैलरी आई मतलब रेवेन्यू, उसमें से खर्चे हुए, एक्सपेंसेस, और जो बचा वो हुआ नेट प्रॉफिट। और तीसरा, जिसे आप सच का आईना कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मुनाफा एक विचार है, कैश हकीकत है। प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ फैक्ट। जी, पीएनएल बता सकता है कि आपने 1 करोड़ कमाए, पर कैश फ्लो बताएगा कि असल में बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया। सत्यम कंप्यूटर्स के घोटाले में यही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। कंपनी सालों तक कागज पर भारी मुनाफा दिखा रही थी, पर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग जीरो था। मतलब पैसा या तो बिका ही नहीं, ऐसे माल में फंसा था, या ऐसी उधारी में जो कभी वापस नहीं आनी थी। उन्होंने कागज पर हजारों कर्मचारी दिखाकर उनकी सैलरी के नाम पर पैसा बाहर निकाल लिया। बाप रे, ये तो आंखें खोल देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गई वित्तीय त्रिमूर्ति। अब आते हैं भारतीय बिजनेस के एक खास पहलू पर, संयुक्त परिवार वाली संरचना। बिल्कुल, एक मुखिया यानी होल्डिंग कंपनी और कई बच्चे रिश्तेदार यानी सब्सिडीज। इसीलिए हमें हमेशा 2 तरह के हिसाब देखने को मिलते हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन हुआ सिर्फ मुखिया का अपना खाता। हाँ, जैसे सिर्फ भारत में टाटा मोटर्स का ट्रकों का बिजनेस। लेकिन टाटा मोटर्स को समझने के लिए तो कंसोलिडेटेड आंकड़े देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसकी ब्रिटिश सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर यानी JLR का हिसाब भी शामिल होगा। और असली कहानी तो JLR ही तय करती है। सही कहा। और यहीं पर एक छिपे हुए कर्ज का जाल भी है। वो क्या होता है? चालाक प्रोमोटर अपनी एक एसोसिएट कंपनी के नाम पर बड़ा लोन ले लेते हैं। हाँ। अब नियमों के हिसाब से ये लोन पेरेंट कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जुड़ता। तो पेरेंट कंपनी कागज पर तो कर्ज मुक्त दिखती है। हाँ, जबकि असल में जोखिम पूरे परिवार पर बना रहता है। कमाल है। अब एक और बड़ा सवाल, कंपनी चला कौन रहा है, राजा यानी मालिक, या दीवान मतलब प्रोफेशनल? और ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। पहला है परिवार वाला बिजनेस यानी राजा का राज, जैसे अंबानी, अडानी। फायदा ये है कि मालिक की अपनी साख और दौलत दांव पर होती है, वो दशकों का सोचते हैं। लेकिन नुकसान भी है, उत्तराधिकारी का जोखिम, भाई भतीजावाद। ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा मॉडल है प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित दीवान का राज, जैसे ITC, L&T, इन्फोसिस। यहाँ योग्यता को प्राथमिकता मिलती है, सिस्टम मजबूत होते हैं। पर यहाँ एक एजेंसी प्रॉब्लम है। CEO को इस साल के बोनस की चिंता होती है, तो वो भविष्य के लिए जरूरी R&D में कटौती कर सकता है ताकि इस साल का मुनाफा ज्यादा देखे। और अगर टॉप मैनेजमेंट बार बार बदल रहा हो तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अस्थिरता का संकेत है। ठीक है, अब बाजार में उतरते हैं। कहते हैं शेयर बाजार एक जंगल है, हम जैसे छोटे निवेशक खरगोश हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशन हाथी। और जब हाथी चलता है तो जमीन हिलती है। तो आप हाथी से लड़ तो नहीं सकते हैं, पर उसके पीछे चल सकते हैं। इसके लिए बल्क और ब्लॉक डील्स पर रोज नजर रखनी चाहिए। जब आशीष कचोलिया या विजय केडिया जैसे बड़े निवेशक कोई शेयर खरीदते हैं तो ये एक बड़ा संकेत है। मतलब उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। जी, लेकिन आंख बंद करके पीछे नहीं चलना है, अपना होमवर्क फिर भी करना है। पर अगर हाथी जंगल से भाग रहा हो, मतलब प्रमोटर अपने ही शेयर बेच रहा हो, तो वो खतरे की घंटी है। उसे आपसे ज्यादा पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। ये तो हुई हाथियों की चाल। लेकिन इस जंगल में एक चौकीदार भी तो होता है, ऑडिटर। हाँ, ऑडिटर क्रिकेट के अंपायर की तरह है। वो खेलता नहीं, पर ये पक्का करता है कि नियम माने जा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट में 4 तरह के फैसले हो सकते हैं। पहला, क्लीन, मतलब सब ठीक है, पास। दूसरा, क्वालिफाइड, मतलब सब ठीक है सिवाय इसके, ये एक पीली बत्ती है, एक चेतावनी। तीसरा है एडवर्स, मतलब हिसाब किताब में भारी गड़बड़ है, फेल, ऐसी कंपनी से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। और चौथा है डिस्क्लेमर, मतलब अंपायर मैदान छोड़ के चला गया, अरे मतलब पूरी गड़बड़ी है। जी,
लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर कोई ऑडिटर 20 साल में ही इस्तीफा दे दे। ये तो जलते हुए घर से भागने जैसा हुआ। बिल्कुल। ब्राइटकॉम ग्रुप, रिलायंस कैपिटल और जी एंटरटेनमेंट में ऐसा ही हुआ था। स्टॉक बुरी तरह गिरे। एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है कि अंपायर मैदान क्यों छोड़ रहा है। सही। अब बात करते हैं स्मेल टेस्ट की, गुणात्मक विश्लेषण। मतलब नंबरों से परे देखना। हाँ, मैनेजमेंट की ईमानदारी। गूगल पर प्रमोटर का नाम प्लस फ्रॉड सर्च करके देखें। और ये भी देखें कि प्रमोटर पैसा कैसे निकाल रहा है, सैलरी से या डिविडेंड से। अगर सैलरी मुनाफे का 5% से ज्यादा है तो वो कंपनी को अपनी तिजोरी समझ रहा है। और धोखाधड़ी का एक और आम तरीका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। लिस्टेड कंपनी प्रमोटर की पत्नी की प्राइवेट कंपनी से 2 गुने दाम पर माल खरीदती है। इससे मुनाफा लिस्टेड कंपनी से निकलकर प्रमोटर की प्राइवेट कंपनी में चला गया। और छोटे निवेशकों को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सिर्फ रिपोर्ट नहीं पढ़नी, जमीनी हकीकत भी जाननी है। बिल्कुल, इसी को स्कटल बट कहते हैं। मारुति का विश्लेषण कर रहे हैं तो ऊबर ड्राइवर से पूछें कि कार का मेंटेनेंस कैसा है। मनपसंद बेवरेजेस का फ्रॉड इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि उनका प्रोडक्ट मैंगो सिप किसी दुकान पर मिलता ही नहीं था, जबकि कंपनी कागज पर भारी बिक्री दिखा रही थी। जमीन आसमान का फर्क था। चलिए अब अंत में बैलेंस शीट की कुछ गहरी परतों को खोलते हैं जहां राज दफन होते हैं। हाँ, यहाँ कुछ आम गलतफहमियां हैं। पहली, रिजर्व का मतलब कैश नहीं है। अच्छा। अगर कंपनी के पास 5,000 करोड़ का रिजर्व है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास उतना कैश है। वो पैसा पहले ही फैक्ट्री या माल में लग चुका है। तो असल कैश के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की लाइन देखनी होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी उधारी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि उधारी कितनी पुरानी है। अगर कोई देनदारी 6 महीने से ज्यादा पुरानी है तो वो शायद ही वापस आएगी। हाँ, वो बैड डेट बन सकती है। अगर पुरानी उधारियां बढ़ रही हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। और आखिरी और सबसे खतरनाक चीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये वो सिर पर लटकती तलवार है जो बैलेंस शीट में दिखती ही नहीं। ये वो संभावित कर्ज हैं जो भविष्य की किसी घटना पर निर्भर करते हैं, जैसे कोई कोर्ट केस। और ये बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में छोटे अक्षरों में लिखा होता है। इसका कोई बड़ा उदाहरण? टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर बकाया का मामला। सालों तक ये कंटिंजेंट लायबिलिटी थी। कंपनियां कहती नहीं कि हम केस जीत जाएंगे, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, वो छिपा हुआ अरबों का कर्ज एक रात में असली कर्ज बन गया और वोडाफोन आइडिया को लगभग दिवालिया कर दिया। तो इस पूरे चर्चा का सार क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, ये एक अनुशासन है, एक मानसिकता है। इसके लिए एक जासूस जैसा शक, एक किसान जैसा धैर्य और एक दादी जैसी समझदारी चाहिए। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। अगली बार जब कोई स्टॉक खरीदें तो सिर्फ उसका दाम ना देखें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस बिजनेस का मालिक बनना चाहूंगी अगर मुझे इसे अगले 10 साल तक बेचने की इजाजत ना हो? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। तो अगली बार जब कोई स्टॉक देखें तो खुद से पूछें, क्या मैं इस बिजनेस का मालिक बनना चाहूंगी? लेकिन उसमें एक सवाल और जोड़िए, अगर कल ये स्टॉक 50% गिर गया तो क्या मुझ में इसे और खरीदने की हिम्मत और भरोसा होगा? इस सवाल का जवाब ही असली निवेशक और सट्टेबाज के बीच का फर्क तय करता है। इस तरह के और कंटेंट के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और गहरी जानकारी के साथ।